तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। जैसे क्लोरोफिल की हम बात करें तो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर पे मैग्नीशियम है। हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर पे आयरन है। वैसे ही विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमाइन, इसके सेंटर पे कोबाल्ट है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या यूजेस हैं। डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में यहाँ पर ये मैग्नीशियम लिखा हुआ है और ये क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। हीमोग्लोबिन के सेंटर पे आयरन है और ये सेंट्रल मेटल कहलाया और इसके चारों तरफ लिगेंड्स हैं जो इसे लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। विटामिन B12 के सेंटर पर कोबाल्ट है इसलिए हम इसको बोलते हैं साइनोकोबालमाइन। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बायोलॉजिकल सिस्टम के एग्जांपल हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये लिगेंड की स्ट्रेंथ का एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। अब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझा था। अब जैसे यहां पर ये d ऑर्बिटल हैं, अब एक है dz स्क्वायर, एक है dx स्क्वायर y स्क्वायर, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO CN इसकी तरफ आएगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचना है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब ट्रांजिशन शो कर पाएगा। तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर CN, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, NO2 है। तो इस तरीके से ये लिगेंड की स्ट्रेंथ बताई है कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, उतना ज्यादा ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस लेके आएगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये सीरीज ऑफ लिगेंड है जो कि स्प्लिटिंग से रिलेटेड है। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी एक लिगेंड की उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतना ज्यादा इस T2G और EG या ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम अगला सवाल करते हैं। What will be the correct order of wavelength of absorption in the visible region for the following? अब ध्यान से समझना, यहां पर देखो NO2 दिया है, अमोनिया दिया है, वाटर दिया है। अब NO2 जो है वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। तो यहां पर जो NO2 है ये ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी और एनर्जी होती है hc/λ। अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो ये जो NO2 है ये कम वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमें कहां से पता चलेगा? अरे ये हमें पता चलेगा इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। CO CN-NO2, NO2 के बाद वहां पर अमोनिया दे रखा है, अमोनिया के बाद वाटर दे रखा है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन कराएगा? इन तीन में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा NO2। अब एनर्जी गैप ज्यादा, तो भाई एनर्जी ज्यादा चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना, ये ट्रांजिशन कराना है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ऊपर जाएगा। उसने बात करी है एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। तो अब देखो यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो ये कम वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब यहां पर हम बात करें, मान लो ये λ1 वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये λ2, ये λ3, इसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा,
इसमें एनर्जी गैप उससे कम, इसमें एनर्जी गैप और कम। तो देखो जैसे यहां पर ये जो डिफरेंस है E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3, एनर्जी डिफरेंस ये, और E क्या होता है SC बाई लेमडा, तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो λ1 ये λ2 ये λ3, तो वेवलेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा। व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्ड? सिनर्जिक बॉन्ड को हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, और ये बैक बॉन्डिंग क्या है, ये एक तरीके से जैसे मेटल है, मेटल और कार्बोनिल के बीच बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है, वो मेटल को लोन पेयर देने आया है। तो यहां पर ये जो कार्बोनिल है इसने मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए, और मेटल के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में रखे। तो इसमें क्या है, इसने लोन पेयर डोनेट किया सिग्मा, और इसने बैक बॉन्डिंग करी पाई। तो इस तरीके से इनके बॉन्ड के बीच की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और इसी को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग, और यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आउट ऑफ अमोनिया एंड CO विच लिगेंड फॉर्म्स अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ ट्रांजिशन मेटल एंड Y? अमोनिया एंड CO में से CO स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। क्यों है? देखो CO मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, वो उसको रिटर्न गिफ्ट दे देता है, मतलब ये बॉन्डिंग हो गई और ये हो गई बैक बॉन्डिंग। तो इससे एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब कि एक प्रभावशाली इफेक्ट, कि हाँ भाई इन्होंने लोन पेयर दिया तो इन्होंने भी इनको लोन पेयर डोनेट किया या एम्प्टी ऑर्बिटल में रखा, जिससे इनके बीच का आपस का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। इसलिए जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है ड्यू टू पाई बॉन्ड इन एडिशन टू सिग्मा। तो ये जो बना ये लिगेंड मेटल का बॉन्ड सिग्मा है, लेकिन मेटल ने उसे लोन पेयर डोनेट कर दिया, ये पाई बन गया, और ये मेटल कार्बोनिल में ही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव होमोलैक्टिक मेटल कार्बोनिल। होमोलैप्टिक मतलब कि सिर्फ लिगेंड में कार्बोनिल ही होगा, सेंट्रल पे एक एटम और लिगेंड में कार्बोनिल। अब देखो यहां पर ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है NiCO4 का, इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब देखो यहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो है वो मोनोसेंट्रिक है, सेंटर पे एक एटम है, ये भी मोनोसेंट्रिक है, और स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल FeCO5। अब ये भी मोनोसेंट्रिक है और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन यहां पर ये जो Mn2 है ये डाइसेंट्रिक है। तो जैसे ही कार्बोनिल की संख्या 6 से ज्यादा हो रही है तो यहां पर क्या बन जा रहा है, डाइसेंट्रिक। तो यहां पर 2 सेंटर्स है, ये अपन को बस बात यहां ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई? CONH3 और COEN तो COEN बाइडेंटेट, ये EN बाइडेंटेट और ये EN बाइडेंटेट। तो ये जो EN है ना ये बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये चिलेट रिंग बनाता है, और चिलेट रिंग बनाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी पकड़ बढ़ जाती है सेंट्रल मेटल के साथ। ये सेंट्रल मेटल को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो जो बाइडेंटेट जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व भी करा देते हैं। तो ये चिलेट रिंग फॉर्मेशन है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कहीं भी EN दिख जाए, ऑक्सलेट दिख जाए, EDTA दिख जाए, तो ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गिव नेम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्सेस विच आर यूज्ड इन मेडिसिन। देखो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है तो सिस्प्लेटिन। जो सिस्प्लेटिन है ना वो एंटी कैंसर ड्रग है। प्लेटिन, दोनों अमोनिया साथ में, दोनों क्लोरीन साथ में, ये कहलाएगा सिस्प्लेटिन, ये एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। और सेकंड EDTA, EDTA लेड पॉइजनिंग में यूज होता है। अब जैसे मान लो किसी ने किसी वजह से या गलती से लेड कंज्यूम कर लिया भाई, अब ये जो लेड है ये ब्लड में अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो
स्किन डिसीजेज हो जाएंगी, ठीक है, और भी लेड से जो डिसीज होती होंगी वो डिसीज हो जाएंगी। अगर लेड कंज्यूम कर लिया किसी ने, वो तुरंत ईडीटीए का सल्यूशन उसको दिया जाता है। ईडीटीए जाके लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसे ब्लड में डिसॉल्व होने से रोकता है। अगर कोई मेटल ब्लड में नहीं जा रहा तो उसकी टॉक्सिसिटी 0 है, वो अगर ब्लड में चला गया तो टॉक्सिक है। तो यहां पर ईडीटीए क्या करता है, जो भी मेटल आयन है जो कि पॉइजनस है उनके साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे लेड पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, इसमें ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना के उस मेटल को ब्लड में डिसॉल्व होने से रोक देता है और पॉइजन ट्रीटमेंट में यूज होता है। Why it is necessary to remove carbon monoxide from Haber's process? Haber's process क्या होती है, इस बात को समझते हैं। N2 plus thrice H2 gives twice ammonia, और यहां पर कैटलिस्ट है आयरन, ये कहलाती है हेबर्स प्रोसेस। अब यहां पर अगर मान लो इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंट्रोड्यूस हो गई, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों? क्योंकि इसमें सिनर्जिक बॉन्ड भी है, बैक बॉन्डिंग है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड Fe के साथ मिलकर FeCO5 बना लेगा। क्या बना लेगा? मेटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सिनर्जिक बॉन्ड बना लेगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन में बन रही है उसे रिमूव करना जरूरी है, नहीं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड इस कैटलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के इसकी एक्टिविटी को धीरे धीरे स्लो करता जाएगा। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस में जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बने उसे निकालते जाओ। Why EDTA is used as anticoagulant? देखो, कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का जम जाना। जैसे आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी ब्लड कोएगुलेशन की, प्रोथ्रम्बिन से थ्रम्बिन बनता है, एंड थ्रम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो थ्रेड रहती हैं अनऑर्गेनाइज रहती हैं और इनको ऑर्गेनाइज वे में इस तरीके से अरेंज करता है, और इस पर आकर फिर प्लेटलेट्स जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम आयन है ये प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करता है, और ये जो थ्रम्बिन है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब देखिए क्या है, जैसे ब्लड को हमने निकाला और ब्लड को हमें स्टोर करना है, जैसे ब्लड बैंक में करते हैं, तो ऐसा किसी भी कंटेनर में स्टोर नहीं करते, उसमें हम ईडीटीए डालते हैं, और ईडीटीए एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, नहीं तो ब्लड जम जाएगा। क्योंकि ब्लड में क्या है, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन, कैल्शियम सब कुछ है। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में बना देगा, और ये क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। अब देखो, जैसे मान लो बॉडी में कट लगा तो जो ब्लड लॉस है उसको रोकने के लिए ये जो फाइब्रिनोजन है ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, फिर उसमें प्लेटलेट्स भरेंगी और धीरे धीरे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होगी। अब ब्लड को अगर हमने बाहर रख दिया, बॉडी से निकाल के अगर बाहर रख दिया, तो भाई ये प्रोसेस होने लगेगी। कैल्शियम प्रोथ्रम्बिन थ्रम्बिन और कैल्शियम प्रेजेंट है तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट करने लगेगा और ब्लड क्या है वो जम जाएगा। लेकिन हमें तो ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखना है, तो अब ईडीटीए कैसे हेल्प करेगा? ईडीटीए क्या है, ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और कैल्शियम को ये प्रोसेस करने से रोक देगा। वो कैल्शियम को रोक देगा जिससे ब्लड कोआगुलेशन नहीं होगा। इसलिए ईडीटीए एंटीकोगुलेंट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इट फॉर्म्स चिलेट विथ कैल्शियम। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। देखो, जैसे निकल का एक्सट्रैक्शन है, मॉन्ड्स प्रोसेस,
मॉन्स प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी में आप पढ़ोगे कि भाई निकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेट्रा कार्बोनिल निकल बनाया जाता है और ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है और इसको फर्दर हीट करने पर निकल बाहर हो जाता है और CO एवोपरेट हो जाता है, तो निकल प्रेसिपिटेट हो जाता है, मॉन्स प्रोसेस। फिर उसके बाद सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। अब AgCN के साथ मिलकर क्या बनाएगा, AgCN होल ट्वाइस माइनस, अब फिर इसमें जिंक डालो तो ZnCN होल 4 -2 एंड ट्वाइस सिल्वर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये भी एक तरीका है, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। मॉन्स प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और एक हो गया विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और ये रोडियम है, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में काम आता है। और फिर उसके बाद फोटोग्राफी में जो सोल्यूशन बनता है वो भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो फोटोग्राफी में यूज होता है, हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। और फिर उसके बाद हमने देख लिया कि आपका एज अ एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन वो यूज होता है। मॉन्स प्रोसेस बता दिया, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में उपयोग होगा। तो ये अपने हो गए एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।